नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन पर्पज पे। और आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक संख्या पद्धति पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति चालू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी संख्या क्या होती है। संख्या हमारी अंकों से मिलकर बनी होती है और हमारे अंक क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ऐसे ही हम कोई अगर मान लें कि हमारी संख्या है XY, मान लेते हैं, ठीक है। तो कोई संख्या होगी, जब हमारी कोई संख्या होगी, जब उसमें कोई इकाई का अंक होगा, दहाई का अंक होगा, सैकड़े, हजार, ऐसे अंक चलते चले जाते हैं, तो हमारी एक संख्या मान लेते हैं XY है। तो हमें पता है कि जो हमारी XY है, इसमें जो पार वाला अंक है, मतलब सबसे लास्ट वाला अंक है, वो हमारी इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक। और जो उसके पास वाला अंक होगा वो हमारी दहाई का अंक होगा, दहाई का अंक। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी जो संख्या है, क्या हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं 10x + y। इसको मैं एक एग्जांपल से समझते। जैसे हमारा लिखा हुआ है 73। अब 73 को क्या हम 70 + 3 लिख सकते हैं? और 70 + 3 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 10 × 7 + 3। तो यही तो है कि हमने इस संख्या को इस रूप में लिख दिया। XY थी, जो हमारी XY थी, इसको हमने 10x + y लिख दिया। अगर हम ऐसे कोई एग्जांपल लेते हैं तो देख रहे हैं कि हम भी इस संख्या को इस रूप में लिख सकते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि जो ये 3 है, इसका मल्टीपल 1 है, और उसके पास वाली जो वैल्यू है उसका मल्टीपल 10 लिखा हुआ है। अगर कोई और इसके आगे संख्या लिखी हुई होती तो उसका होता मल्टीपल 100। उसके आगे कोई होती संख्या, उसका मल्टीपल होता 1000। तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि हम संख्या का अगर हमको स्थानीय मान पता करना हो, स्थानीय मान पता करना हो, जैसे हमारी कोई भी संख्या है, लिख दिया हमने 587, और इसमें हमें अगर 5 का स्थानीय मान पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे? हम पता करेंगे कि भाई 5 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमारी 5 के बाद में कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं। 5 के बाद में हमारी 2 संख्याएं लिखी हुई हैं, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस 587 में 5 का जो स्थानीय मान है वो 500 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम किसी संख्या का अंकीय मान निकालना है, अंकीय मान, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, इसको जाति मान बोलते हैं। ऐसे ही स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। तो अगर हमें किसी संख्या का अंकीय मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हम कोई भाई संख्या देखेंगे, हमारी कोई संख्या है 457। अगर इसमें हमें कह दिया जाए कि हमें 5 का जातीय मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हम बस संख्या को देखेंगे कि हमारी कौन सी संख्या लिखी हुई है। 5 का हमें जो है यहाँ पे अंकीय मान निकालना है, तो क्या करेंगे? जिसका भी अंकीय मान निकालना होगा हम उसी संख्या को सीधे लिख देंगे, वही हमारा अंक का शुद्ध मान या जातीय मान हो जाएगा। तो हम यहां से एक एग्जाम्पल लेते हैं। कि हमें कोई भी संख्या दी हुई है, मान लिया हमारी संख्या है 907। इसमें हमें कह दिया जाए कि जो 9 का है वो स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। तो हमने अभी सीखा कि हम स्थानीय मान को कैसे निकालते हैं। स्थानीय मान, अब 9 का हमें स्थानीय मान निकालना है तो हम क्या करेंगे? 9 को ऐसे ही लिख देंगे। फिर उसके बाद में देखेंगे कि 9 के आगे हमारी कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं। देखेंगे भाई 2 संख्याएं लिखी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे? उतने ही 0 बढ़ा देंगे। अब उसके बाद हमें
अंतर पूछा गया है तो माइनस का निशान लगा देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 9 का जाति मान क्या है। 9 का जाति मान यहां से निकल आएगा 9, क्योंकि हमें पता है कि जिस संख्या का जाति मान पूछा जाता है वही संख्या लिख देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा 891। तो हमने अभी तक तो सीखा कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। अब हम संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि संख्याओं के कई प्रकार होते होंगे। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रकार संख्याओं के। संख्याओं के प्रकार में क्या आता है कि सबसे पहली संख्या आती है, सबसे पहले हमें यही सीखना होता है कि संख्या में प्राकृतिक संख्या। अब लिखा हमने प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या इसको बोलते हैं नेचुरल। हमारी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स बहुत ही आसान है समझना। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं उपस्थित हैं उनको हम कैसे गिनेंगे। जैसे हमारे पास कोई भी पुस्तक रखी हुई है तो हम कहेंगे वह एक पुस्तक है। हम किसी भी वस्तु को 0 से नहीं गिनेंगे कि वह 0 वस्तु है, वह -1 वस्तु है, कैसे भी नहीं गिनेंगे। मतलब हम अपने आसपास की वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वो हमारी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। ऐसे याद रखेंगे तो काफी समय तक याद रहेगा, वैसे कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं सभी को पता है, हम गिनने के लिए 1 2 3 4 ऐसे ही गिनते चले जाएंगे और अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके बाद हमारी आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं अगर हम उनमें 0 को काउंट करें। क्या करेंगे, बस जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो हमारी प्राकृतिक संख्या है उनमें अगर हम 0 को बढ़ा दें, मतलब 0 से काउंट करने लगे तो वो हमारी हो जाती है पूर्ण संख्या। इनको हमको ऐसे याद रखना है कि प्राकृतिक संख्याएं जो हैं अगर हम उनमें 0 को काउंट कर लें तो हमारी हो जाती है पूर्ण संख्या। उसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं। अब इंटीजर्स नंबर जो हैं उनमें जो हमारी पूर्ण संख्याएं थी हमको पता है उनको हम 0 से काउंट कर रहे थे। अब हम अगर पूर्णांक संख्याएं जो है उसमें 0 को तो काउंट करेंगे, उसके आगे की जितनी भी संख्याएं हैं उनमें अगर हम उनकी नेगेटिव पार्ट को भी काउंट करें, मतलब जैसे 1 है तो उसमें हम कहेंगे 1 और -1 दोनों। ऐसे ही अगर हम इनफाइनाइट तक गिनते चले जाएंगे तो वो हमारी हो जाएंगी इंटीजर्स नंबर। अब इसके आगे 2 पार्ट और आते हैं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। उनको देखते हैं क्या होती हैं। सम संख्याएं और विषम संख्या सबको पता होगा, बहुत आसान होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है किसी को। मुझे जहां तक पता है लिखा हुआ है सम संख्याएं। सम संख्या मतलब इवन नंबर। अब इवन नंबर सबको पता होता है क्या होता है, हमारी होती है 2 4 6 8 10 12। ऐसे ही हम इनफाइनाइट तक अगर काउंट करेंगे तो वो हमारी हो जाएंगी सम संख्या। इसमें ज्यादा कुछ बताने वाला होता नहीं। इसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या इवन नंबर। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं, अगर हम जब संख्याएं गिन रहे हैं, सम संख्याएं गिन रहे हैं, सम संख्याओं को छोड़ दें, उसके अलावा सारी संख्याओं को गिन लें तो वो हमारी हो जाएंगी
विषम संख्याएं, विषम संख्या हो जाएंगी। जैसे हमारी हो गई 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे ही इनफाइनाइट तक गिनेंगे तो हमारी हो जाएंगी विषम संख्या। देख रहे हैं यहां से जो हम सम संख्याओं में गिन रहे थे, अगर उनको हम छोड़ रहे हैं तो वो हमारी विषम संख्याएं आ रही हैं। इसके बाद दो संख्याएं आती हैं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, उनको देखते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब मजा आएगी। अभी परिभाषाओं में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है किसी को, परिभाषाओं में सब जल्दी जल्दी भागते हैं, लेकिन समझाना तो होता है। पहले अभाज्य संख्या पढ़ेंगे, यहां से समझते हैं हमारी अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं को समझना बहुत ही आसान है। इसकी परिभाषा होती है, अगर जो अभाज्य संख्याएं हैं तो इनको कैसे याद रखेंगे। हम याद रखेंगे जिनके केवल दो और दो, मतलब जिनके केवल दो ही विभाजक हों, दो ही विभाजक हों, मतलब या तो एक होगा विभाजक या तो स्वयं से विभाजित होगी। मतलब जो एक या स्वयं से विभाजित हो वो हमारी अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। तो ऐसे हम कुछ लिख रहे हैं, 1 हो गया, 3, 5, 7, 11, ऐसे कुछ भी लिख देंगे। तो हमें यहाँ पे बताइए एक जो है वो हमारी अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो यहाँ पे हम इसके जो है फैक्टर्स करके देखेंगे तो देखेंगे कि एक जो है वो केवल हमारी एक से ही विभाजित होगी। मतलब जो है एक जो है एक के दो विभाजक नहीं है। जब एक के दो विभाजक नहीं आ रहे हैं तो हम यहां से समझ जाएंगे कि एक तो हमारी भैया अभाज्य संख्या नहीं आएगी, एक तो हमारी अभाज्य संख्या नहीं आएगी। उसके बाद जो दो हमारी होती है सबसे छोटी, सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या में आती है। ठीक है, क्योंकि दो को हम मतलब फैक्टर से निकालेंगे तो 1 और 2 आएगा। तो यहां से हमको पता चल जाएगा कि भाई 2 तो हमारी अभाज्य संख्या है। ऐसे ही एक जो 3 है वो 1 और 3 से विभाजित होगी। ऐसे ही हम देख लेंगे कि मतलब जो भी संख्या है, कुछ भी संख्या है, अगर उसके केवल 2 विभाजक आ रहे हैं तो बस हम सीधे कह देंगे कि वो हमारी अभाज्य संख्या है। ऐसे ही हमारी जो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या को हम कैसे पहचानेंगे, जब हम उसके फैक्टर करेंगे, अगर उसके मतलब फैक्टर करने पे वो 2 से ज्यादा संख्याओं से विभाजित हो रही, मतलब जिसके 2 से ज्यादा विभाजक हो तो वो हमारी हो जाती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या अब जैसे हम लिख दें 4 लिख दें, 6 लिख दें, अब ऐसे लिख दें 15 लिख दें, ऐसे कुछ भी लिख दें, हमको तो फैक्टर करने हैं। बस हमको देखना है कि भाई किससे विभाजित है। 4 को अगर हम फैक्टर करेंगे 1, उसके बाद 2, 4 से भी विभाजित हो जाएगी। यहां से देख रहे हैं भाई जो 4 है वो हमारी 1 से विभाजित हो रही है, 2 से विभाजित हो रही है, 4 से विभाजित हो रही है। तो हमें सीधे यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं है, हम देख रहे हैं बस हमारी जो संख्या है 4, अगर उसके 3 फैक्टर आ रहे हैं तो बस वो हमारी हो जाएगी भाज्य संख्या। तो अगर हम यहां से आपसे पूछे कि जो 1 हमारी है वो अभाज्य संख्या तो थी नहीं, तो हम यहां से पूछे कि 1 हमारी क्या भाज्य संख्या होगी, तो हम 1 के फैक्टर तो हमें पता है कि 1 तो केवल 1 से विभाजित होगी। तो हमको, और यहाँ पे हमने परिभाषा क्या देखी कि 2 से ज्यादा विभाजक होने चाहिए, तो हम भाज्य संख्या लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे तो देख रहे हैं 1 का भाई 1 ही विभाजक आ रहा है, तो यहां से 1 तो हमारी भाज्य संख्या भी नहीं होगी। तो यहां से हम क्या समझेंगे कि जो 1 हमारी है वो ना तो अभाज्य संख्या होगी और ना ही भाज्य संख्या होगी। यहां से क्वेश्चन अब पुटअप होते हैं कि हमको संख्याएं निकालनी होती है। अब संख्याएं निकालनी होगी तो हमसे पूछा जाएगा, जैसे हम पूछेंगे कि 1 से जो 50 तक है
वो हमारी भाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या बताइए। तो हमको सबको पता होता है, जहां तक सबको याद ही होता है कि 1 से जो 50 तक है, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है। यहां पे कुछ ऑप्शन है, 13, 14, 15 या फिर 17। तो हमको सबको पता होता है, जहां तक जिसको याद होगा वो सीधे लगा देगा कि 15 होती है। होती कौन कौन सी हम देख लेते हैं। 2 होती है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यहां से देख रहे हैं कि भाई जो 1 से 50 तक हमारी अभाज्य संख्याएं हैं वो 15 होती हैं। और ऐसे ही हम याद करेंगे 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, वो हमारी 25 हो जाती है। तो यहां से क्वेश्चन जो नॉर्मली पुटअप होता है वो ये पुटअप होता है कि हमें भाई अभाज्य संख्या तो पता हो गई, तो हमें अभाज्य संख्या नहीं पूछेगा, वो हमसे पूछेगा कि 1 से जो हमारी 50 तक है वो हमको भाज्य संख्या बता दीजिए। आप भाज्य संख्या बता दीजिए, या पूछेगा 1 से जो 100 तक है वो हमको भाज्य संख्या बता दीजिए। तो नॉर्मल सा सोचना होता है कि हम सोचें कि भाई 50 हमारा है। अब हम अगर 50 में से अभाज्य संख्याएं घटा दें, 1 से 50 तक जितनी अभाज्य संख्याएं थी उनको हम अगर घटा दें तो हमारी जो भाज्य संख्याएं हैं वो आ जाएंगी। तो हमको सबको पता था कि 1 से 50 तक हमने अभी 15 जो है अभाज्य संख्याएं निकाली। तो हमको पता है कि 50 से अगर हम 15 घटा दें तो हमारी भाज्य संख्याएं आ जाएंगी। तो यहां से 50 से 15 जब घटाते हैं तो 35 आ गए। अब यहां से भाई कहेंगे सर 35 हो गई भाज्य संख्या। तो यहां से जरा सोचने वाली बात है कि मैंने पूछा कि 1 से 50, तो यहां पे हम देख रहे हैं 1 से काउंट करना हो रहा है। तो 1 जो है हमें पता है कि ना ही भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। तो यहां से 1 को निकालना पड़ेगा। तो हम यहां से 1 और माइनस कर देंगे, हमारी 34 भाज्य संख्या आ जाएंगी। ऐसे ही अगर हम 1 से 100 तक निकालेंगे तो कितनी होगी, 100 से हमको पता है 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25 होती है। और 25 में से 1 घटा देंगे तो 74 हमारी आ जाएंगी भाज्य संख्याएं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या होता है। इकाई का अंक होता है जैसे कोई भी संख्या दी हुई हो। अब हम जैसे मान लेते हैं कोई भी संख्या दी हुई है, कोई भी संख्या दी हुई है तो हम इसे पूछ देंगे कि इकाई का अंक भैया बताओ। अब इकाई का अंक क्या है, हमको जानते हैं जो भी संख्या दी हुई हो अगर हम उसके लास्ट अंक को देखें तो वही इकाई का अंक होता है। सबसे पहले मैंने बताया था वीडियो में, कोई भी संख्या x y मैंने ली थी, उसमें मैंने बताया था कि जो y है वो हमारी इकाई का अंक है। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस में इकाई का अंक निकालना सीखेंगे। अब इकाई का अंक होता क्या है मैं समझा रहा हूं। तो इकाई के अंक से जो क्वेश्चंस आते हैं वो 3 तरीके से आते हैं। इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट, अब इसके 3 टाइप होते हैं। मैंने मान लिया जैसे पहला टाइप जो होता है ऐसे कोई दिया, इसमें कहेगा इकाई का अंक निकालना, यूनिट डिजिट निकालना है इसमें। और दूसरा टाइप होता है यहां पे जिसमें प्लस लगा दिया, ठीक है। और दूसरा टाइप होता है इसमें यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। तो ये 2 टाइप हो जाएंगे। उसके बाद एक जो मेन टाइप है उसी से क्वेश्चन पूछा जाते हैं, तो नॉर्मली बहुत इजी होते हैं। उसके बाद जो आता है वो पावर वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो उन्हें हमको सीखना है। ये तो नॉर्मल से बहुत जल्दी सब सीख जाते हैं। उसके बाद जो हमारे आते हैं घात वाले आते हैं, जैसे हमने लिख दिया
ऐसे जो क्वेश्चंस आएंगे उनका यूनिट डिजिट निकालना हम सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट टाइप देखें, फर्स्ट टाइप देखते हैं, इसमें यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, फिर हम धीरे धीरे सीरियल से सीखते चलेंगे। अब हमें अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो हमको पता है यूनिट डिजिट मतलब संख्या का आखिरी अंक। तो हम संख्या का आखिरी अंक देख पा रहे हैं, पहली में 7, दूसरी में 74 और तीसरी में 74 नहीं मतलब 4 और इसमें 7 और इसमें 7। तो हमको पता है जो भी संख्याएं हमें दी हुई हैं उनका आखिरी जो अंक है वो इकाई का अंक है। तो हमें पता है भाई ये जो 7 है और इसके आगे वाले अंकों से हमें कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि हमको इकाई का अंक निकालना है। तो हम इसमें 7 लिख दे रहे हैं, सबको पता है इकाई का अंक, इसमें 4 और इसका 7। ठीक है, अब हमको पता है कि ये बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है और हमको निकालना क्या है इकाई का। तो हम इसमें जोड़ेंगे, सबको पता है 7 4 कितना होता है 11। अब भाई ये देखो 11 में 2 डिजिट है, 2 अंक है, तो हमको निकालना क्या है इकाई का अंक। मतलब जो भी संख्या आएगी उसके आखिरी अंक से मतलब होगा। यहाँ पे 11 है तो 11 के आखिरी अंक से मतलब होगा। अब जब 11 के आखिरी अंक से मतलब होगा तो 1 है। अब 1 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा कि जो हमारा इकाई का अंक है इस क्वेश्चन में वो हमारा है 8। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा टाइप देखेंगे। दूसरा टाइप क्या होता है, जैसे मान लिया हमने इसमें हमको निकालना है यूनिट डिजिट। ठीक, ये भी आसान होता है, आसानी से कर लेंगे हम लोग, कोई भी दिक्कत नहीं होती है ऐसे क्वेश्चंस में। जैसे इसमें हमको फिर से वही देखेंगे भाई, जब हमें निकालना है इकाई का अंक तो कोई भी क्वेश्चन दिया हो हम नॉर्मल सा आके देखेंगे। इसमें 7 है, इसमें 5, इसमें 1, तो हमको पता है भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई होगा। 7 इससे क्या होगा 5 और इससे क्या होगा 1। ठीक, करना ही कुछ नहीं है। हम फिर देखेंगे भाई 7 की 5 से गुणा करेंगे क्या आएगा 35। ठीक, और 35 में हमें फिर से देखना है कि इकाई का अंक क्या है हमारा 5 है। 5 है क्योंकि ये लास्ट में लिखा हुआ है इसीलिए इकाई का अंक हमारा हो गया 5। अब 5 की जब 1 से गुणा करेंगे तो कितना है 5। यही हमारा हो जाएगा यूनिट डिजिट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि भाई हमारा इस क्वेश्चन में इकाई का अंक है 5। और ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चन दिया हो और उसमें हमें आखिरी में मान लिया यहाँ पे 1 ना होता 0 होता, तो हम इस क्वेश्चन में पूछ लेते कि इकाई का अंक क्या है। तो इस क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या हो जाता, हम अगर देख रहे हैं मल्टीप्लाई लगा हुआ है और अगर हमें एक संख्या के लास्ट में 0 दिया हुआ है तो हमें आगे कुछ भी दिया हो हम देख लेंगे भाई 0 है तो सीधे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 0 हो जाता है। हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती, कहते हमारा हो गया इकाई का अंक जो है वो हमारा 0 हो गया, ये हमारा आंसर हो जाता है। अब जो हमारा तीसरा टाइप है उसकी बात करते हैं। तीसरा टाइप जो है वो हमारा आता है घात। घात वाला आएगा कोई भी, जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, हमारा लिखा हुआ है, ठीक, छोटे से शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसमें हमें निकालना है यूनिट डिजिट। पहली बात, यूनिट डिजिट अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हो तो उसको सॉल्व करने से पहले हमें 1-2 बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे क्या पता होना चाहिए। अब भाई जो ये संख्या दी है, ठीक है, पहले तो इसी में देखेंगे ना यूनिट डिजिट, उसके बाद ही तो कुछ करेंगे। जब इसी में नहीं पता होगा तब आगे क्या करेंगे। तो यहां से सिंपल से जो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं तो यहां से हम उनको याद करेंगे। जैसे कोई भी संख्या दी हुई हो जिसमें घात लगी हुई हो, ठीक है, तो उन संख्याओं में अगर लास्ट में हमारा 0 हो,
1 हो या 5 हो या 6, ठीक है, ये संख्याएं दी हुई हो, कोई भी संख्या उसके लास्ट में, यहां से हम देख रहे हैं कि भाई इसके लास्ट में 6 है, तो ऐसे ही अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, किसी भी संख्या के लास्ट में जिसमें घात वाला सवाल हो, तो हम कहेंगे जब भी इसकी कोई पावर करेंगे, कोई पावर करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट नहीं बदलेगा। अगर यहां पे लास्ट में 0, 1, 5, 6 था, तो हमारा यूनिट डिजिट भी क्या आएगा, वही आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। ये तो हमारी नॉर्मल सी बात हो गई, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई अब घात को कैसे सॉल्व करेंगे। आपने बता दिया कि यार ये दिया हो लास्ट में, उसके बाद घात को क्या करेंगे। अब जो घातें दी हुई होती हैं, कोई भी घात हो उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, सीधे सीधे कुछ नहीं करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे हमारा ये 22 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे 22 से डिवाइड करेंगे। अब हमको सबको पता है कि 5 बार में भाई जाएगा 20 आएगा, घटाएंगे। अब जो हमारा शेष आ गया, पावर हमारी 22 थी, ठीक है, और भाई 4 से हमने डिवाइड किया, कोई भी पावर वाला क्वेश्चन इकाई का में निकालना है, हम 4 से डिवाइड करेंगे पावर को। अब 4 से हमने डिवाइड किया और हमारा शेष जो है वो हमारा आ गया 2। जो जितना शेष आएगा उस पावर को हटा देंगे, इस पावर को हटा देंगे और यहां पे हम क्या लिख देंगे 2। जो भी हमारा शेष आएगा वही हमारी जो है पावर हो जाए। अब जैसे हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, यही क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें जो लास्ट में 2 दिया हुआ है, हमने पढ़ा है 0, 1, 5, 6 होगा तो वही आएगा। अगर उसके अलावा कुछ है तो भाई उसकी लास्ट वाली डिजिट ले लेंगे, 2 ले लेंगे, ठीक। अब भाई उसके आखिर हमने यहां से ये सॉल्व किया, इसका 2 पावर आएगा, ठीक। उसके बाद हमें पता है यूनिट डिजिट 6 है, उसकी पावर कुछ भी है तो वही आएगा, 6 है तो 6 आएगा, ठीक। यहां से 2 की पावर 2 हमको पता है 4 होती है, और 4 छंग कितना होता है 24। कोई भी संख्या आ गई, अब यूनिट डिजिट निकालना है, मतलब हमको लास्ट का अंक लेना है, और यहां से इकाई का अंक हमारा हो गया 4, यही हमारा हो गया आंसर। अब इसके आगे जो ये तो मान लिया इतना याद कर लेंगे, अभी इतना याद कर लेंगे, आगे का मैं बता रहा हूं कि भाई जिसके आखिर में 0, 1, 5, 6 था, उसकी कोई भी पावर करेंगे तो यूनिट डिजिट जो है वही आ रहा था। और उसके बाद जो घात वाली समस्या है, उसको घात को जो है हम 4 से डिवाइड करेंगे, बस जो जितना शेष बचेगा वही हमारा हो जाएगा पावर। अब ऐसे ही भाई हमने बता दिया, सर आपने बता दिया कि भाई जिस अभी शेष जितना बच रहा है वही तो हमारी पावर हो गई, ठीक। तो हमने अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर हमारा शेष बचा 1, अगर हमारा 1 शेष बच रहा है, तो जो यूनिट डिजिट की पावर है वो हमने भाई 1 कर दी। सभी को पता है भाई जितना आएगा उतना कर देंगे। अब हमारा 2 शेष आ रहा है, ठीक, 2 शेष आ रहा है तो यूनिट डिजिट की पावर हम करते 2, ठीक। और अगर 3 शेष आ रहा है तो भाई सर आपने बताया भाई जितना डिवाइड करते जा रहे हैं, जितना शेष बच रहा है वही कर देंगे। अब अगर हमारा 4 शेष आ गया, 4 शेष नहीं आता है, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 को शेष कभी नहीं आएगा, ठीक है। ये जरूर हो सकता है, जैसे हम भाई अभी 40 ले लेंगे, ठीक। अब 40 को कहेंगे सर आप इसको डिवाइड करिए, देखिए शेष में तो भाई कुछ नहीं बचा, 0 बचा। अब अगर यहाँ पे हम कह दें कि 0 शेष बच रहा है, तो ये याद करने वाली बात होती है कि अगर हमारा 0 शेष बच रहा है तो यूनिट डिजिट की पावर अगर हम 0 कर देंगे, और अगर हम पावर ही 0 कर देंगे तो क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बचा। जैसे हम 1 की पावर 0 कर देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो यही बात है कि भाई अगर हम 0 पावर कर देंगे तो सारी उसकी वैल्यू समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए याद रखेंगे यूनिट डिजिट की अगर हमारा शेष जो है 0 बच रहा है तो यूनिट डिजिट की पावर 4 करेंगे। ये हमारी बात याद रखने वाली होती है। अब आगे के क्वेश्चन बताएंगे।
अब एक दूसरा टाइप आ गया। ठीक, दूसरा टाइप आ गया। इसको कैसे करेंगे भाई? सर आपने बताया ये हमें 0, 1 और 5, 6 वाले तो क्वेश्चन बताए, ठीक है, जिनके आखिरी में 0, 1, 5, 6। तो इसके अलावा क्या और कोई ट्रिक नहीं होती है कि भाई इनके आसानी से हम सॉल्व कर रहे हैं? तो कोई और भी ट्रिक होगी जिससे क्वेश्चंस और आसान हो जाए। तो यहां से हम देखेंगे कि अगर इसी संख्या के आखिरी में, मतलब आखिरी का मतलब है यूनिट डिजिट, अगर 4 दिया हुआ, ठीक, अगर 4 दिया हुआ हो और उसकी पावर कोई विषम संख्या हो, ठीक है, तो क्या होगा? अगर यूनिट डिजिट 4 है और यहां से हम देख भी रहे हैं कि विषम ही दिया हुआ है, ठीक है, यूनिट डिजिट की पावर अगर कोई विषम संख्या, मतलब 4 अगर लास्ट में है और उसकी पावर कोई विषम संख्या दी हुई है तो 4 ही आता है। और अगर 4 की पावर कोई सम संख्या दी हुई हो तो 6 आता है। कैसे भाई? देख लेंगे। अब भाई 4 की पावर हम छोटे से समझेंगे। जैसे 4 की पावर विषम, 4 की पावर मान लिया 3 कर दिया, ठीक, तो 4 की पावर 3 का मतलब हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4। अब यहां से हमको निकालना तो यूनिट डिजिट है, तो यूनिट डिजिट पे बात करेंगे। 4 से 16, 16 हो गया। अब भाई दो संख्या आएगी, लेकिन हमको तो यूनिट डिजिट से मतलब है 6 है। अब 6 चौक कितना होता है? 24। यहां से देख रहे हैं यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, जो हमने अभी बताया कि यूनिट डिजिट अगर विषम संख्या पावर में है तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। और ऐसे ही अगर सम संख्या कर दे 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना होता है? 16। यहां से आखिरी में कितना है? 6। तो ऐसे ही एक और होता है 9। 9 होता है अगर 9 की पावर कोई विषम संख्या दी हुई हो और 9 की पावर कोई सम संख्या दी हुई हो। 9 की पावर अगर कोई विषम संख्या दी हुई होगी तो सेम संख्या आएगी, 9 आएगी। और अगर सम संख्या दी हुई हो तो 1 आएगा। यहां से समझ लेंगे, जैसे 9 की पावर 8 कर दिया तो हमारा 9 ही आएगा, क्योंकि 1 विषम। और ऐसे ही अगर यहाँ पे 9 स्क्वायर कर दिया तो 81 आ जाता है, और 81 का यूनिट डिजिट 1। तो यहां से हमारा क्वेश्चन कितना आसान हो गया। हमने केवल और केवल याद किया है कि 4 भाई यूनिट डिजिट दिया हो और उसकी पावर कोई विषम संख्या है तो 4 आएगा। अब देख रहे हैं भाई यूनिट डिजिट हमारा क्या है, यहाँ पे 4 और 4 की पावर विषम, 4 की पावर विषम, ठीक है। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है? 9 यूनिट डिजिट, 9 लिखा हुआ है। 9 की पावर सम। हमने अभी बताया सबको कि अगर भाई 4 की पावर कोई विषम संख्या होगी, 4 की पावर कोई विषम संख्या होगी तो 4 सेम संख्या आएगी, और 9 की पावर अगर कोई सम संख्या होगी तो 1। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारा निकल के आएगा 4। तो हम सबको कितना आसानी से पता चल गया कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो तो यूनिट डिजिट हमारा कितनी आसानी से निकल आता है। तो हम यहां से आसानी से समझ लेंगे। और क्वेश्चन कराते हैं ऐसे ही। और हमने अभी तक जितना याद किया एक बार दोहरा लेते हैं। जैसे 0, 1, 5, 6 यूनिट डिजिट में दिया हो, कोई भी पावर करेंगे, कोई भी पावर, ठीक, तो क्या आएगा? 0, 1, 5, 6, ठीक। उसके बाद हमने क्या याद किया? 4 की पावर कोई विषम संख्या होगी तो कितना आता है? 4 की पावर सम संख्या होगी तो कितना आएगा? 6। 9 की पावर कोई विषम संख्या होती है तो आता है 9। 9 की पावर कोई सम संख्या होती है तो कितना आता है? 1। इतनी चीजें याद कर लीजिए, क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से लगने लगेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन हम अगला कर रहे हैं, देखते हैं आप लोग कितनी जल्दी से आसानी से उत्तर देंगे। जैसे लिखा हुआ है 651, ठीक, 651 की पावर 452। उसके बाद दिया हुआ है 545 की पावर 200। उसके बाद दिया हुआ है 170 की पावर 71। इसका यूनिट डिजिट निकालना है। ध्यान रखिए, हमने अभी पिछली बार अभी बताया था, इस क्वेश्चन को लोग सॉल्व करेंगे कि भैया देखिए 1 दिया हुआ है, 1 की पावर कुछ भी 1, 5 की पावर कुछ भी 5। लेकिन यहां पे समस्या ये आती है कि
हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे क्वेश्चन में कहीं पे जीरो तो नहीं दिया हुआ है। अब यहां से देख रहे हैं कि भाई आखिरी में 170 की पावर है, लेकिन आखिरी में यूनिट डिजिट जीरो है, तो यहां से सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं आएगी, सीधे सीधे इसका उत्तर हो जाता है यूनिट डिजिट क्या होगा, जीरो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बताते हैं उसके बाद यूनिट डिजिट हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद यूनिट डिजिट के हम लोग वर्गों के योग, उसके विभाज्यता के नियम वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 651 की पावर 541। उसके बाद दिया हुआ है 346 की पावर 133। उसके बाद दिया हुआ है 545 की पावर 200। इसका यूनिट डिजिट निकालना। अब देख रहे हैं भाई जीरो तो कहीं नहीं है, जीरो तो भैया कहीं नहीं पे है। अगर हम अब यहां से देख रहे हैं यूनिट डिजिट एक, कुछ भी पावर हो हमें कोई मतलब नहीं है, एक आएगा। 6 दिया हुआ है, 6 की पावर कुछ भी हो 6 आएगा। 5 है, कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी हो 5 आएगा। कितना आसान हो गया क्वेश्चन। यहां से क्या करेंगे, एक तो कुछ नहीं होता है, 6 × 5 = 30। यूनिट डिजिट कितना आ गया हमारा, जीरो। अब यहां से कुछ क्वेश्चन बोर्ड में लिखे दे रहे हैं, जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अभी जो है क्वेश्चन आप देखिए और फिर उसके उत्तर कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, जिनका आपको उत्तर देना है। बिना पेन उठाए आप इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा कि इनका आंसर कितना आता है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी। धन्यवाद।